हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैटल आईएएस। आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम 7 नवंबर का न्यूज़पेपर एनालिसिस करेंगे। इसमें टोटल मैंने 5 आर्टिकल लिए हैं, जिसमें पहला आर्टिकल बात करता है सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर नेशनल पॉलिसी बनाई है गवर्नमेंट ने। यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा ये सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल होता क्या है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, ये जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है इस पॉलिसी का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। फिर मैं आपको बताऊंगा कि इंडियन गवर्नमेंट कैसे सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का यूज़ करके अपनी अर्थव्यवस्था को, अपनी इकोनॉमी में ग्रोथ ला सकती है। ठीक है, चलो। फिर इसी से कनेक्टेड जो पीवाईक्यू उठा है वो भी आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। सेकेंड आर्टिकल बात करता है जो एक टसल चल रही है बिटवीन राइट टू वोट और फ्रीडम ऑफ वोटिंग के ऊपर। अब ये स्टार्ट कैसे हुई, यहाँ पे सेंटर ने अपना एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट में डाला है, क्योंकि एक पिटीशन डाली गई थी। तो उसमें कहा है कि भैया राइट टू वोट अलग है, फ्रीडम ऑफ वोटिंग अलग है। और यहाँ पे जो आर्टिकल है ये डिस्कस किसके ऊपर कर रहा है, यहाँ पे आरपीए के प्रोविजंस पे डिस्कशन हुआ है, इस वजह से मैंने आर्टिकल पिक किया है। अगर आप जीएस पेपर 2 का पर्टिकुलर सिलेबस पढ़ोगे ऑफिशियल, तो वहाँ पे आरपीए एक्ट लिखा हुआ है, तो इस वजह से मैंने आर्टिकल पिक किया हुआ है। मैं आपको समझाऊंगा कि सेंटर ऐसा क्यों बोल रहा है, राइट टू वोट क्यों अलग है फ्रीडम ऑफ वोटिंग से। और इसी के ऊपर प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन पूछा गया था कि राइट टू वोट का एक्चुअल एग्जिस्टेंस क्या है, क्या वो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, क्या वो लीगल राइट है, वो है क्या आखिर। मैं आपको क्वेश्चन भी दिखाऊंगा। तो जो यूपीएससी ने उस समय आंसर की में डाला था और करंटली जो सेंटर बोल रहा है, दोनों बिल्कुल अलग हो चुका है मामला। ठीक है, बट स्टिल हम समझने की कोशिश करेंगे जो करंट में न्यूज़ चल रही है। अब उसी आरपी के ऊपर यहाँ पे GS2 2019 में देखिए क्वेश्चन पूछा गया था कि किस ग्राउंड पे पीपल्स रिप्रेजेंटेटिव को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है अंडर आरपीए एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, तो इस वजह से आपको समझ में आना चाहिए कि आरपीए एक्ट जरूरी है, इसके प्रोविजंस को आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, चलो। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर जो दिल्ली में हुई है, ओवर दिल्ली हुई है, मतलब यहाँ पे जो एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहे हैं दिल्ली के ऊपर, उनमें जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स मिले हैं एक वीक से। तो यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आखिर ये जीपीएस स्पूफिंग होता क्या। बेसिकली ये पहला आर्टिकल है, थोड़ा सा रीशफलिंग हुई है, बट कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ाना तो मुझे सारा ही है। ठीक है, तो ये जीपीएस स्पूफिंग का मतलब बताऊंगा, इससे कनेक्टेड जो क्वेश्चन उठे हैं वो बताऊंगा। फिर ये जो एविएशन सेक्टर के ऊपर बात होगी, वहां पे आपको मैं बताऊंगा किस तरीके से जो इंटरनेशनल कोई बॉडी है जो रेगुलेट कर रही है एविएशन सेक्टर को, यूनाइटेड नेशन की जो बॉडी है, उससे उसके ऊपर डिस्कशन करूंगा। उससे जो क्वेश्चन उठ सकते हैं वो भी आपके साथ में चर्चा करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है इंडियन नेवी ने इक्शाक नाम की एक शिप को कमीशन किया है। यहां पे आपको मैं बताऊंगा कि आखिर ये इक्शाक शिप का वर्क क्या है, किस तरीके से वर्क करेगी, कौन कौन सी प्रॉब्लम्स को ये सॉल्व करेगी। ठीक है, नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट पास किया है जिसमें कहा है कि भाई अरेस्ट का ग्राउंड आपको किस तरीके से कन्वे करना होगा अगर आप किसी की भी गिरफ्तारी कर रहे हो। तो बेसिकली ये आर्टिकल 22 फर्स्ट प्रोविजन पे बात करता है, 22(1) के ऊपर बात करता है। आपको याद होगा जहां पे अरेस्ट और डिटेंशन के ऊपर बात होती है आर्टिकल 22 में। यहां पे मैं डिस्कस करूंगा कि सुप्रीम कोर्ट ने कौन सा जजमेंट दिया है। जैसे जनरली बोलते हैं कि अगर कभी अरेस्ट किया जा रहा है तो आपको ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट भी कन्वे करना पड़ेगा, आपको इन द सेंस पुलिस को। लेकिन सुप्रीम कोर्ट यहां पे कह रहा है केवल कन्वे नहीं करना, आपको मीडियम बताना होगा किस तरीके से आप कन्वे कर रहे हो। तो अभी मैं डिस्क्लोज नहीं करूंगा, वो आर्टिकल में आपको समझाऊंगा और काफी इंटरेस्टिंग है। यहां पे आपका आर्टिकल 19 के ऊपर डिस्कशन होगा। तो यहां पे जो आपके पॉलिटी के फंडामेंटल राइट्स है उसके ऊपर काफी डिस्कशन होगा आज के कुछ आर्टिकल्स में। ठीक है, इस पूरे आर्टिकल की समरी आप बैटल आईएएस के टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पहला आर्टिकल। अगर आप न्यूज़ देखोगे, पहले आपको मैं न्यूज़ बताता हूँ आखिर है क्या। तो जो दिल्ली के ऊपर हवाई जहाज उड़ रहे हैं उनमें जीपीएस स्पूफिंग के इंसिडेंट्स देखने को मिले हैं। पहले आप समझिए व्हाट इज दिस जीपीएस स्पूफिंग। मान लेते हैं ये आपके सामने हवाई जहाज दिख रही है, ये भाई साहब पायलट बैठे हुए हैं, इनके सामने देख रहे हो सेंसर्स लगे हुए हैं। तो अगर कह रहे हैं स्पूफिंग मतलब इनके सेंसर में जो चीज़ बता रही है, लेट्स से इनके सेंसर में बताता है कि भाई बहुत आगे आंधी आने वाली है, मौसम खराब है। तो ये जो सिग्नल बता रहा है इनके सेंसर में, और जब एक्चुअली वहां पहुंचते हैं तो वैसा कुछ भी नहीं है। तो आप क्या समझ रहे स्पूफिंग का मतलब रॉन्ग सिग्नल कन्वे करना और ऐसा सिग्नल देना जो कि एक्चुअली में है ही नहीं। ये तो मैंने आपको आसान सी भाषा में बताया, आगे समझ लो बादल है। लेकिन व्हाट इफ आगे इनके एक सिग्नल आता है कि भैया आगे आपके एरोप्लेन है और कोई एरोप्लेन है ही नहीं, तो कहीं ना कहीं इनको डाइवर्ट करना पड़ जाएगा। और अगर वैसे वर्सा सिचुएशन कर दो, एक्चुअली में सामने एरोप्लेन है और ये सिग्नल बता रहा है कि एरोप्लेन है ही नहीं,
तब तो ये सब एकदम सीधे चले जाएंगे। तो सोच के देखिए कितनी ट्रेजेडी होने के चांसेस हो जाएंगे। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे, स्पूफिंग का मतलब क्या होता है, आसान सी भाषा में समझोगे तो यहाँ पे सिग्नल का मिसलीड करना, ओरिजिनल सेंस में कुछ और है बट जो आपको शो हो रहा है वो कंप्लीटली डिफरेंट है, ठीक है। तो वही सेम चीज यहाँ पे है, जो फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही हैं दिल्ली पे, उनको सीवियर जीपीएस स्पूफिंग ओवर फॉर 1 वीक देखने को मिला है, ये एयरलाइन की रिपोर्ट में आया है। फॉल्स नेविगेशन डेटा आया है जिससे जो एयरक्राफ्ट की पोजीशन है वो इनकरेक्ट दिख रही थी। इससे क्या और क्या हो रहा है, जो टेरेन है उसकी मिसलीडिंग वार्निंग आ रही है। अभी जो स्पूफिंग हो रही है ये चीज़ अप्रॉक्सीमेटली 16 नॉटिकल माइल्स के रेडियस में हुई है दिल्ली के। अब यहाँ पे जो एक्सपीरियंस पायलट हैं उन लोग, मतलब जो पायलट्स ने एक्सपीरियंस किया है वो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं भैया हमें पहली चीज़ तो वेदर वाली चीज़ें देखने को मिली हैं, जैसे हम टेक ऑफ कर रहे हैं तुरंत बता दे रहा है कि बहुत ज़्यादा बारिश होने की आशंकाएं हैं। अब ये चीज़ सुनते ही ऑब्वियस सी बात है दिक्कत होगी, पायलट तुरंत का तुरंत जो स्टेप्स होते हैं, जो एसओपीज होते हैं वो सारे के सारे फॉलो करेंगे। लेकिन अब ये चीज़ क्या दिक्कत कर रही है, इससे मैनुअल इंटरवेंशन हो करके एटीसी ने कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन एक बड़ा क्वेश्चन उठता है कि भैया ये हो क्यों रहा है। इसी के ऊपर मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने इंक्वायरी लॉन्च कर दी है। बट पॉइंट इज कि ये जो स्पूफिंग के इंसिडेंट्स हैं जनरली देखने को मिलते हैं बॉर्डर एरियाज में, कहाँ पे जो आपका इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर है वहां पे जो एयरक्राफ्ट फ्लाई करते हैं उनमें ये सब स्पूफिंग के इंसिडेंट्स में देखने को मिलते हैं। और ऑब्वियस सी बात है क्यों मिलेंगे आपको पता ही है, लेकिन दिल्ली में मिल रहे हैं वो एक बड़ा क्वेश्चन उठ जाता है, ठीक है। अब ये जो आपको वही सेम चीज यहाँ पे अनयूजुअल ऑकरेंस जनरली कहाँ देखने को मिलती है, इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर पे। अब ये चीज क्या है, जीपीएस स्पूफिंग के बारे में आप समझोगे तो एक साइबर अटैक है जो कि फॉल्स जीपीएस सिग्नल देता है जिससे नेविगेशन सिस्टम कंफ्यूज हो जाता है, मिसलीड करने के लिए बेसिकली किया जाता है। ये एविएशन की सेफ्टी को और एविएशन की रिलायबिलिटी को बहुत ज़्यादा थ्रेटन करता है। आप सोच के देखिए जिस हवाई जहाज में आप बैठे हुए हो वहाँ पे हर एक चीज़ सिर्फ और सिर्फ सेंसर से डिसाइड हो रही है, ठीक है। हर एक चीज़ देखा जाए तो जो सामने उनके पूरा सिस्टम रखा हुआ है, जो मशीनरी रखी है उससे डिसाइड हो रही है आपकी लाइफ। आप जो उसके सामने खिड़की देखते हो आपको लगता है कि पायलट खिड़की देख के चला रहा है क्या, नहीं, अगर पूरे बादल हो रखे हैं तो सिर्फ और सिर्फ वो काम सिग्नल्स के ऊपर कर रहा है। तो ज़रूरी हो जाता है कि इसके ऊपर प्रॉपर इंक्वायरी हो और पता चले कि जीपीएस स्पूफिंग क्यों हुई, कैसे हुई और आगे क्यों ना, मतलब आगे इस तरह के इंसिडेंट्स ना हो तो कैसे कैसे हमें स्टेप्स उठाने होंगे। अब यहीं पे बात होती है कुछ ग्लोबल एविएशन बॉडी ने इसके बारे में वार्न भी किया, जैसे IATA फिर ICAO। तो आपको दोनों के बारे में पता होगा। आपको पता होगा यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक क्या है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू दिस पर्टिकुलर बॉडी। वो कोई भी इंटरनेशनल बॉडी हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्या आ रहा है ICAO, ये क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। ये 1944 में बनाई गई थी, जो कि एक इंटर गवर्नमेंटल बॉडी है, यूनाइटेड नेशन की एक एजेंसी है। अब यूनाइटेड नेशन की एजेंसी है तो यहाँ पे कंट्रीज मेंबर होंगे, तो 193 कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। हेडक्वार्टर मॉन्ट्रियल कनाडा में है। इसका मेन रोल क्या है, किसका, ICAO का। तो ये क्या करते हैं, जनरली रूल्स और स्टैंडर्ड्स को सेट करते हैं जिससे ग्लोबल सिविल एविएशन में सेफ्टी बनी रहे, नेविगेशन सेफली हो और एनवायरनमेंट भी सेफ रहे। और वहीं पे अगर देखोगे IATA क्या है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन। ये बेसिकली क्या है, ये ट्रेड एसोसिएशन है। यहाँ पे जो मेंबर हैं वो एयरलाइन की कंपनीज मेंबर हैं। वहीं पे आप ICAO को देखोगे तो यहाँ पे कौन है, यहाँ पे जो आपकी कंट्रीज हैं वो मेंबर बन के बैठी हैं, ठीक है। अप्रॉक्सीमेटली 300 प्लस मेंबर्स हैं, मेंबर एयरलाइंस इसके क्या है, मेंबर हैं। ये इसका भी हेडक्वार्टर सेम है। अब नोटिस करोगे यहाँ पे तो इनका मेन काम क्या है, ये जो स्टैंडर्ड्स ICAO सेट करता है उन्हीं स्टैंडर्ड्स को ये फॉलो करने में मदद करते हैं IATA, ठीक है। इंप्लीमेंटेशन वर्क होता है, बिजनेस कोऑर्डिनेशन वर्क होता है, ठीक है। और जो ICAO ये रेगुलेट करता है, पॉलिसी मेकिंग करता है, ठीक है। एक बार आप इसको पढ़ोगे आपको आसानी समझ में आ जाएगा। हाई चांसेस होते हैं कि यूपीएससी में ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं इंटरनेशनल बॉडी के ऊपर, ठीक है। थोड़ी दिन पहले इसी से कनेक्टेड एक और क्वेश्चन उठा था, क्वेश्चन नहीं बेसिकली आर्टिकल आया था जो कि जीपीएस इंटरफेरेंस ओवर बाल्टिक सी के ऊपर आया था, ठीक है। तो आपको मैंने उसी बार समझाया था कि भैया बाल्टिक सी की बॉर्डर आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि नॉर्थ सी की बॉर्डर के ऊपर यूपीएससी ने क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा है। और ये आपका जीपीएस इंटरफेरेंस मतलब स्पूफिंग हुई है कहाँ पे, बाल्टिक सी में। तो यहाँ पे वार्निंग ये डाली गई है कि जो बाल्टिक सी की कंट्रीज हैं उन्होंने ब्लेम किया है कि भैया ये जो सिग्नल की ट्रेसिंग हो रही है, जहाँ से स्पूफिंग की जा रही है, रशिया से हो रही है। तो कहीं ना कहीं रशिया जो है वो हिस्सा है किसका, आप ध्यान दोगे ICAO का हिस्सा है रशिया।
तो आईसीओ ने रिपोर्ट मांगी कि भैया ये जो रशिया है, क्या आप ऐसा कर रहे हो, क्या आप स्पूफिंग कर रहे हो, क्या आप फॉल्स सिग्नल को सेंड कर रहे हो, फॉल्स पोजिशनिंग डेटा दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, ठीक है। तो अगेन वो बहुत पहले का आर्टिकल हो चुका है, अप्रोक्सीमेटली 1 मंथ पहले का है। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि स्पूफिंग वाला वर्ड यहाँ पे था। जैमिंग वाला क्या होता है, यहाँ पे सैटेलाइट सिग्नल को पूरा डिस्टर्ब कर दिया जाता है। इंपैक्ट ऑब्वियस सी बात है, एविएशन सेफ्टी पे कितना इंपैक्ट होगा, मैरीटाइम नेविगेशन डिस्टर्ब हो जाएगा। अब ये सारी चीजें आप सोच के समझ सकते हो कि कितना ज्यादा ये इनवर्स इंपैक्ट कर देगा, ना केवल ट्रेड पे बल्कि जो ह्यूमन लाइफ होती है उस पे भी। पीसीएस में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया, एन ईमेल दैट अपीयर्स टू ओरिजिनेट फ्रॉम वन सोर्स बट एक्चुअली हैज बीन सेंट फ्रॉम अनदर। ये क्या है, ऑब्वियसली बोलोगे स्पूफिंग ही तो है ये, ठीक है, जहां पे दिख कुछ और रहा है बट ओरिजिनली आ कहीं और से रहा होता है। फिशिंग, स्पैफिंग और स्मैबिंग और स्पैमिंग और स्निफिंग, ये तीन के तीन आपके नेट पे सर्च करना है, विद इन 1 लाइन आपको इसके शॉर्ट नोट बना लेने, ठीक है। चलो अब बात करते हैं इसी एक प्रैक्टिस क्वेश्चन पे, जीपीएस स्पूफिंग के ऊपर आप पढ़ोगे। एक मेथड होता है ब्लॉक करने का जीपीएस सिग्नल टू डिसरप्ट कम्युनिकेशन। क्या ये होता है? नहीं, ये एक साइबर अटैक होता है जहां पे फॉल्स जीपीएस सिग्नल भेजे जाते हैं जिससे रिसीवर को मिसलीड किया जा सके अबाउट एक्चुअल पोजीशन। मतलब एक्चुअल पोजीशन नहीं बताई जाएंगी लेकिन मिसलीड कर दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो बी इज द राइट वन। चलो अब बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल बात करता है नेशनल पॉलिसी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। सबसे पहले आप समझो ये होता क्या है। ये एविएशन फ्यूल, अभी थोड़ी देर पहले मैंने किसके ऊपर बात की थी स्पूफिंग के ऊपर, जहां पे मैंने डिस्कशन किया था कि एरोप्लेन में जो जनरली मिसलीडिंग सिग्नल्स आते हैं जिससे कंफ्यूजन हो जाती है, तो भैया एरोप्लेन में फ्यूल भी तो पड़ रहा है तभी तो उड़ रही है। तो जो फ्यूल पड़ रहा है उस फ्यूल में एक सर्टेन अमाउंट में अगर हम नॉन फॉसिल फ्यूल के सोर्सेस जैसे एग्रीकल्चर रेसिड्यू और वेस्ट को मिला दें, अब ऐसा नहीं कि उठा कूड़ा करकट मिला देंगे उसमें, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, ये एक प्रोसेस होता है प्रॉपर तरीके से। तो सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का मतलब क्या होता है, जहाज में डालने वाला फ्यूल जिसका प्रोडक्शन किया जाता है नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेस से, जनरली क्या, एग्रीकल्चर रेसिड्यू और वेस्ट। तो सेंटर ने एक प्रॉपर तरीके से नेशनल पॉलिसी ऑन सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल निकाली है जिसका मेन पर्पस क्या है, क्लीनर एविएशन एनर्जी को और ज्यादा प्रमोट करना और कार्बन एमिशन को रिड्यूस करना कहीं ना कहीं इसका उद्देश्य है। अब भारत सरकार ये कह रही है तो कोई ना कोई तो कहीं ना कहीं एडवांटेज होगा। तो एडवांटेज इंडिया के पास क्या है, तो इंडिया को पावर हाउस कहा जाता है। 750 मिलियन टन्स ऑफ बायोमास वो क्या करता है, इंडिया रिलीज करता है। अब बायोमास का मतलब क्या है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट हो रहा है, जो रेसिड्यू है वो कहीं ना कहीं बायो मतलब क्या, उसके अंदर लाइफ थी ना, भले ही अब वो पूरी तरीके से वेस्ट में जा चुका है बट उसे बायोमास में काउंट किया जाएगा, ठीक है। और फिर देखो 213 मिलियन टन्स ऑफ सरप्लस एग्री रेसिड्यू है, मतलब ये ऐसा रेसिड्यू है जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल में, इंडिया के पास ये है, ठीक है। तो अब आप समझ के सोच के समझिए कि जो SAF है क्या उसमें पूरा का पूरा मिला रहे, नहीं, एक सर्टेन क्वांटिटी में मिलाया जाता है। तो जितना कम होगा, जितना मेन फ्यूल कम यूज होगा तो उससे कहीं ना कहीं क्या होगा, पोल्यूशन कम होगा। और उस एक्स्ट्रा जो फ्यूल हम मिला रहे हैं, बेसिकली मान लेते हैं ये 1 लीटर है, 1 लीटर में 800 ग्राम अगर हमने मिलाया ओरिजिनल तेल, बाकी 200 ग्राम हमने कहाँ से ले लिया, यहाँ से ले लिया, तो 200 ग्राम हमने ओरिजिनल फ्यूल बचाया कि नहीं बचाया, इसका इस्तेमाल कहीं और कर सकते हैं हम लोग। साथ ही साथ 200 ग्राम के मुकाबले हमने कार्बन एमिशन भी रिड्यूस किया होगा। तो इंडिया का टारगेट क्या है, टारगेट ये भैया हम लोग 1% SAF की ब्लेंडिंग करेंगे बाय 27 और 2% करेंगे बाय 28, ठीक है। ये एक बेसिकली क्या है, ये टारगेट रखा गया है। जो इंडियन की ऑयल कंपनीज हैं उनके पास ऑलरेडी 70 मिलियन लीटर्स की एनुअल कैपेसिटी है, और देखा जाए तो ये कैपेसिटी कहीं ना कहीं डोमेस्टिक टारगेट को मीट करने में इनफ है, ठीक है। तो यहां पे इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो अगर हम सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल का इस्तेमाल करेंगे तो एविएशन मतलब जो हवाई जहाज है उसमें कार्बन फुटप्रिंट कहीं ना कहीं कम हो जाएंगे। और अगर हम एग्रीकल्चर रेसिड्यू लेंगे कहां से, जो आपकी रूरल इकोनॉमी है, तो कहीं ना कहीं वो भी बूस्ट होगी और एग्री रेसिड्यू का जो प्रॉपर बिजनेस होता है वो भी थ्राइव करेगा। साथ ही साथ इंडिया की पोजीशन एक सस्टेनेबल एनर्जी हब के तरीके से प्रेजेंट होगी, और ये अपने आप में बहुत बड़ा बेनिफिट है, सिग्निफिकेंस है किसका, अगर हम प्रॉपर तरीके से सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल के ऊपर जो नेशनल पॉलिसी बनाई गई है। अब क्वेश्चन देखिए क्या कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड एज फीड स्टॉक फॉर प्रोड्यूसिंग SAF व्हिच इज सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल। तो आप अगर देखोगे सारों का इस्तेमाल कर सकते हो आप सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल बनाने में, ठीक है। आपको ये कैसे सॉल्व करना होगा, जब भी इस तरह क्वेश्चन है तो अपने आप से बोलो एग्रीकल्चर रेसिड्यू, क्या हम कर सकते हैं, अपने आप से क्वेश्चन टैग डालो, कैन वी डू इट। इफ यू विल से नो देन आस्क योरसेल्फ व्हाई नॉट। तो
तो ऐसे क्वेश्चन टैग से हमेशा कोशिश करिए सॉल्व करने की। इससे क्या होगा, आपको जब क्वेश्चन करोगे अपने आप से तो आपको अप्रोच समझ में आएगा। बोलिए, डू नॉट थिंक कि नहीं सर मैं अपने मन में करता हूं, आता है क्वेश्चन तो ठीक है, नहीं आता तो गलत कर देता हूं या कर देती हूं, ऐसा नहीं करना है। आपको क्वेश्चन टैग मुंह से बोलना है, ठीक है, उससे कहीं ना कहीं आपकी मदद बहुत ज्यादा हो जाएगी। नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं। ये आर्टिकल किसी से बात कर रहा है, ये आर्टिकल बेसिकली बात करता है इंडियन नेवी ने एक शिप का कमीशनिंग किया जिसका नाम है आईएनएस इक्शाक। अब ये क्या है, आईएनएस इक्शाक एक सर्वे वेसल लार्ज क्लास का एक शिप है। इसका मतलब क्या है, ये एक ऐसा शिप है जो कि सर्वे करने काम आएगा। सर्वे मतलब क्या है, जांच पड़ताल के लिए काम आएगा, ठीक है। अब उसी तरीके से एक और शिप है जिसका नाम है आईएनएस अस्त्रधारणी। ये जो शिप है इसका काम क्या है, टॉर्पीडोज जो पड़े होते हैं उनको उठाने में, उनको हटाने में मदद करता है, वेपन टेस्टिंग में मदद करता है, आरएनडी की कैपेबिलिटीज में कहीं ना कहीं मदद करता है आईएनएस अस्त्रधारणी, ठीक है। तो अब यहीं से आप नोटिस करिए एसवीएल जिसे सर्वे वेसल लार्ज कहते हैं, इसका पर्पस क्या होता है, ये मैपिंग करने में। अब ओशियन फ्लोर में, ओशियन फ्लोर मतलब क्या होता है, समुद्र का जो नीचे वाला फ्लोर होता है, जमीन जो होती है समुद्र की, उसकी मैपिंग करने में कहीं ना कहीं मदद करेगा ये जो आपका सर्वे वेसल लार्ज है जिसका नाम इक्शाक मैंने बताया। अब जब हम मैपिंग कर लेंगे तो हमें रिसोर्स अच्छे से पता चल पाएगा, कहां पे कितने रिसोर्सेस हैं। साथ ही साथ स्ट्रैटेजिक और डिफेंस रोल भी कहीं और ज़्यादा इंडिया का एनहांस हो जाएगा। मैरीटाइम डोमेन की अवेयरनेस इंडिया की और ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और ह्यूमैनिटेरियन रोल भी अच्छा हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये एक डिजास्टर रिलीफ, मेडिकल एड, सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल होगा इसका जो आईएनएस इक्शाक शिप है, ठीक है। तो आपको मैंने इन डिटेल समझा दिया। आर्टिकल तो सिर्फ इतना ही था, लेकिन मैंने आपको आईएनएस इक्शाक बताया क्या है, फिर सर्वे वेसल लार्ज क्या होता है वो बताया, आईएनएस अस्त्रधारणी के बारे में बताया, और 2016 में देखिए आईएनएस अस्त्रधारणी के बारे में क्या लिखा है। ये क्या लिखे हैं, टॉर्पीडो लॉन्च एंड रिकवरी वेसल। अभी मैंने आपको बताया आईएनएस अस्त्रधारणी क्या होता है, ठीक है। चलो हम बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, इसको थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा। अब होता क्या है, विधि सेंटर फॉर लेगेसी पॉलिसी एंड एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म ने एक पिटीशन डाली, ठीक है। पिटीशन क्या डाली, वो कहते हैं कि भाई साहब जो आपका आरपीए एक्ट 1951 है उसका सेक्शन 53 का क्लॉज बी और साथ ही साथ जो आपके कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल्स हैं, जो आपका फॉर्म 21 बी है, ये कहीं ना कहीं अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। ये किसका कहना है, ये इन्होंने जो पिटीशन डाली। अब सोचो सर अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह रहे हैं, ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो भी तो कोई ना कोई कारण होगा। तो अब मैं आपको यहाँ पे पहले एक ब्लैंक पेज पे समझा देता हूँ, नोट्स तो आप ऑब्वियसली घर पे पढ़ ही लोगे, ठीक है। अब इन्होंने पिटीशन जो डाली है उसमें बोला क्या है, इन्होंने कहा भैया ये जो सर्टेन प्रोविजन है, कौन से 53 का 2, ये कहीं ना कहीं गलत है। अब पहले समझो होता क्या है, पहले आपको इन जनरल सिचुएशन देता हूं। अब अगर मान लेते हैं आपका जो भी जिला है, मान लेते हैं आपके जिले का नाम एक्स है, ठीक है। एक्स जिले में अगर मान लेते हैं इलेक्शन हो रहा है, उस इलेक्शन में 3 टोटल लोग खड़े हुए हैं, सीट कितनी है, 1 सीट है, ठीक है। ये एक स्थिति हो गई। तो यहाँ लोग जो आओगे, आप इलेक्शन जब देने जाओगे, वोट देने जाओगे, तो वहां पे आप ये 3 मेंबर जिस पार्टी के होंगे उसको वोट दोगे। मान लो ए, बी और सी पार्टी से हैं, ठीक है। जनरली ये क्या होता है, ये कहीं ना कहीं आपके पास राइट टू वोट है, आप वोट डाल रहे हो वहां पे जाकर के। लेकिन ये तो एक बहुत ही आइडल सिचुएशन हो गई। सेकंड सिचुएशन बताते हैं, व्हाट इफ, चलो ये ए बी सी होगा, फिर नोटा भी होगा, नन ऑफ द अबव भी एक ऑप्शन होगा कि आप किसको चुनना चाहते हो, सीट तो एक ही है। अब दूसरी परिस्थिति देखिए, आपकी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो एक्स है और वहां पे 1 सीट है और 1 सीट पे केवल एक ही कैंडिडेट है। इस परिस्थिति में क्या होगा, मतलब यहां पे कोई भी ए बी सी, मतलब बाकी 2 हैं ही नहीं, तो यहां पे खाली 1 है और बाकी यहां पे क्या है, यहां पे नोटा है, ठीक है। तो अब यहां पे होता क्या है, जो इलेक्शन कमीशन का रूल है वो ये कहता है कि अगर एकमात्र इंसान खड़ा है कहीं पे तो बाय डिफॉल्ट वो विजेता बन जाता है। ये किसने कहा है, ये रूल्स में लिखा हुआ है। अब इसी के खिलाफ किसने आवाज उठाई, जो आपकी पिटीशन डाली गई है, उन्होंने कहा है कि भैया यहां पे लोगों ने तो वोट ही नहीं डाला, मतलब टेक्निकली अगर वोट डाल दे रहे हैं लोग तब तो ठीक है, लेकिन ये कह रहे हैं कि अगर हम लोगों ने नोटा डाल दिया है तो नोटा भी तो कंसिडर करना चाहिए। अगर यहाँ पे मान लेते हैं 10 लोग हैं, 10 लोग आकर के नोटा डाल देते हैं और यहाँ पे एक को एक भी वोट नहीं मिला हुआ है, जो एक सीट पे एक इंसान खड़ा है उसको वोट ही नहीं मिला, तो टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पे उसको इलेक्ट ही करना चाहिए। बट जो हमारे एक्ट्स हैं वो कहते हैं ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि नोटा कोई कैंडिडेट नहीं है, वो बस एक ऑप्शन है और ऑप्शन को हम कैंडिडेट की तरीके से कंसिडर नहीं कर सकते हैं। वो सिर्फ ऑप्शन तब वर्क करेगा जब यहाँ पे 2 से 3 कैंडिडेट होंगे, तब आप नोटा चुन सकते हो, ठीक है। अब जब ये चीजें बोली गई गवर्नमेंट की तरफ से, सेंटर की तरफ से, तो ये लोग कौन बोले, ये जो पिटीशन डाले, इन्होंने कहा कि भाई साहब सुनो, इधर आओ,
ऐसा है कि ये जो चीज़ें आप कर रहे हो ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, तो ये पिटीशन डालते हैं कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में, और ये क्लेम करते हैं कि भैया जो 19(1) का ए का प्रोविजन है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर बात करता है, और कहीं ना कहीं ये जो चैलेंज हम किए हैं, अगर सेंटर ने मतलब कभी भी कहीं इलेक्शन हो रहा है और वहां पे एक ही कैंडिडेट है और उसको विजेता घोषित कर दिया जा रहा है, तो उसकी वजह से 19(1) का ए जो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है वो वॉयलेट हो रहा है, इस वजह से दिस इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। ये बात आपको समझ में आ गई? दोबारा से सुनिएगा, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो पहले पूरा मैंने आपको की इश्यू बता दिया, और देयर आर वेरी हाई चांसेस कि यहां से पूछ सकते हैं बेटा क्वेश्चन, क्योंकि आरपीए एक्ट के ऊपर बात की गई है। तो वही सेम चीज यहां लिखी है, अगर वोटिंग होगा ही नहीं, इफ नो वोटिंग विल हैपन बिकॉज वन पर्सन इज कंटेस्टिंग, देन द फ्रीडम ऑफ वोटिंग डज नॉट कम इनटू प्ले एट ऑल सिंस देयर इज नथिंग टू एक्सप्रेस। ये कौन कह रहा है? ये सेंटर ने अपना एफिडेविट डाला। जब ये पिटीशन डाली गई तो सेंटर ने अपना रिस्पॉन्स कैसे दिया? अब सेंटर के रिस्पॉन्स बड़ा इंटरेस्टिंग रिस्पॉन्स है, ठीक है। सेंटर ने कहा कि भाई साहब सुनो, आप पिटीशन डालने वालों, ये जो राइट टू वोट कर रहे हो ना, ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर फंडामेंटल राइट नहीं है। अब देखो यहाँ पे यूपीएससी ने भी जो फॉल्ट, अब देखो ये तो सेंटर ने बोला है, अब एक्चुअली में यूपीएससी ने क्या किया है वो भी आपको दिखाऊंगा, इंटरेस्टिंग है, आप सुनना खाली, ठीक है। तो सॉरी, अब यहाँ पे हुआ क्या, ये कह रहे हैं कि केवल स्टैट्यूटरी राइट है जो कि सेक्शन 62 आरपीए एक्ट के द्वारा बनाया गया है, ये केवल तभी एग्जिस्ट करेगा, मतलब बेसिकली लिमिटेड बाय लॉ है, लॉ के द्वारा लिमिट किया हुआ राइट है, ठीक है। वहीं पे जो आर्टिकल 19(1) है ये फ्रीडम ऑफ वोटिंग के ऊपर बात करता है। इनके कहने का मतलब ये है कि 19(1) जो है राइट टू वोट के ऊपर बात नहीं करता है, यहां पे फ्रीडम ऑफ वोटिंग के ऊपर बात करती है। अब जो फ्रीडम ऑफ वोटिंग तब होगा ना जब एक्सप्रेशन के लिए कोई दिया जाएगा, मतलब सेंटर ने कहा है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो तब करोगे ना जब आपके सामने ऑप्शन होगा, जब ऑप्शन है ही नहीं तो कहां पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को बोलोगे ला करके। सेंटर ने यही सिंपल कह दिया, यही चीज कह दिया, फ्रीडम arises when only when a poll takes place, मतलब इलेक्शन हो तो गया है लेकिन केवल एक कैंडिडेट खड़ा है, तो भैया यहां तो कैंडिडेट ही नहीं खड़े हैं, तो एक्सप्रेशन का जब अगर ये आपकी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तब हम बोलते कि वॉयलेट हो रहा है जब 2 से 3 कैंडिडेट खड़े हैं और आपके पास एक्सप्रेस करने का अधिकार हम रोक रहे हैं, लेकिन यहाँ पे एक ही कैंडिडेट है और आप रिजेक्ट कर दे रहे हो, तो उस पर हमारी तो कोई फॉल्ट ही नहीं है। तो ये इन्होंने जनरली कहा है, किसने? सेंटर ने रिस्पॉन्ड कहा है, तो उन्होंने कहा नो पोल इज इक्वल टू नो फ्रीडम ऑफ वोटिंग। सेंटर ने स्ट्रेट अवे बोला कि भैया अगर इलेक्शन होगा ही नहीं और डायरेक्टली एक ही इंसान जो खड़ा है इकलौता उसी को इलेक्ट कर दिया जाएगा तो उसमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन तो होगा ही नहीं, मतलब बेसिकली फ्रीडम ऑफ वोटिंग का कोई कॉन्सेप्ट उठेगा ही नहीं। ना ही आप बोल सकते हो कि भैया आप जो है आपका वॉयलेट हुआ है फंडामेंटल राइट, क्योंकि फंडामेंटल राइट वॉयलेट तब होगा जब आपके सामने स्थिति होगी ना, आप एक्सप्रेस करने का आपके सामने सिचुएशन ही नहीं है क्योंकि वहां केवल एक इंसान है, ठीक है। तो अब ये चीज अंडर सेक्शन 53 का 2, अगर कैंडिडेट को इक्वल नंबर ऑफ सीट, मतलब उतने कैंडिडेट हैं जितनी सीट्स हैं, मतलब 2 कैंडिडेट हैं 2 सीट हैं, तो वहां पे पोलिंग हुई नहीं तो कैंडिडेट्स को ऑटोमेटिकली डिक्लेयर कर दिया जाएगा विनर। अब ये चीजें कहां पे होंगी सोच के देखो, ये चीजें आपने रिसेंटली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में देखी होंगी जहां केवल एक इंसान खड़ा है, वहां पे वोटिंग डालने आए तो किसके लिए डालें, वोटिंग के लिए कोई ऑप्शन ही नहीं है, तो जनरली जो इंसान होता है उसी का इलेक्शन होकर वही विजेता घोषित हो जाता है। और इसी पे सेंटर ने कहा है नोटा कोई कैंडिडेट नहीं है, ये कोई कैंडिडेट की तरीके से डिफाइन नहीं किया जाता है एज पर सेक्शन 79B ऑफ आरपीए, ठीक है। और वही सेम चीज कही कि इलेक्शन कैन नॉट बी लेफ्ट अनडिसाइडेड, हमें डिक्लेयर करना पड़ेगा इलेक्शन का रिजल्ट चाहे एक ही इंसान हो, क्योंकि हमें इलेक्टोरल फाइनलिटी करनी पड़ेगी, फाइनल रिजल्ट क्या निकला इलेक्शन का। हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते ये बोल के नहीं भैया ऐसा है कि कोई कैंडिडेट ही नहीं है तो वोटिंग ही नहीं होगी, ये चीजें नहीं होगी, एक सिंगल कैंडिडेट होगा तो वो विनर कहलाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन की स्टैंड क्या है, उन्होंने कहा है कि हाँ भैया नोटा को हम कोई कंटेस्टिंग कैंडिडेट तो नहीं मान सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज कही है कि हमें अगर कोई भी चेंज करना है आरपीए में तो अमेंडमेंट करना पड़ेगा, नहीं तो आरपीए जो जैसे चल रहा है हम वैसे ही मानेंगे। अगर देखा जाए तो 1951 से 9 अनकंटेस्टेड इलेक्शन हुए जहां पे केवल एक ही इंसान था और वो ही इलेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब ये तो एक जनरल इंफॉर्मेशन मैंने बता दी, आपको क्या पता होना चाहिए, राइट टू वोट इज ए स्टैट्यूटरी राइट जो कि पार्लियामेंट के द्वारा दिया गया है एज पर आपका आरपीए एक्ट, ठीक है। फ्रीडम ऑफ वोटिंग जो है ये फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के अंडर एक फंडामेंटल राइट में काउंट होता है। अब ये चीज समझो 2017 का क्वेश्चन, राइट टू वोट एंड टू बी इलेक्टेड इन इंडिया इज
फंडामेंटल राइट, नेचुरल राइट, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, लीगल राइट। अब ये आप ध्यान से देखोगे तो काफी ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूजन पैदा होती है, क्योंकि अगर आप जनरली यूपीएससी देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट तो बोल दोगे, क्योंकि राइट टू वोट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट में बोलते हैं कि हाँ भैया इलेक्शन में वोट देने का अधिकार है। लेकिन अब जो सेंटर ने स्टैंड दिया है उसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, उसके अकॉर्डिंग तो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है ही नहीं, उसके अकॉर्डिंग क्या है, एक लीगल राइट, स्टैट्यूटरी राइट में आ जाएगा। तो अगेन ये यूपीएससी का 2017 का सवाल है, ठीक है। लेकिन अभी के रेफरेंस में देखा जाए तो अगर आपसे बोला सर अभी अगर आता है तो क्या मार्क करेंगे, अगर अभी आता है तब आपको मार्किंग में कंफ्यूजन नहीं रखनी, जो आपके पास ऑथेंटिक नॉलेज है आप कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के साथ ही जाना, नहीं तो यूपीएससी हाई चांसेस है ऐसा क्वेश्चन डालेगा ही नहीं, डालेगा और ऐसी कंफ्यूजन रहेगी तो एज यूजुअल यूपीएससी क्वेश्चन ही स्किप मार देगा, है कि नहीं। यही लास्ट ऑप्शन होता है यूपीएससी के पास, ठीक है। चलो अब आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल। नेक्स्ट आर्टिकल क्या बात कर रहा है, ये बात करता है भैया सुप्रीम कोर्ट ने एक लैंडमार्क रूलिंग दे रखी है जहां पे जो पर्सनल लिबर्टी है उसको और ज्यादा स्ट्रेंथन किया गया है अंडर आर्टिकल 22(1). अब होता क्या है, इनका कहना है कि भैया सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट में कहा है अगर किसी भी इंसान का अरेस्ट किया जाता है, किसी को भी आप गिरफ्तार करते हो तो आपको उसका रिटन ग्राउंड देना पड़ेगा। पहली चीज क्या देना पड़ेगा, रिटन ग्राउंड, किस ग्राउंड पे आप उसे अरेस्ट कर रहे हो, ये पहली चीज देनी पड़ेगी। दूसरी चीज आपको वो ग्राउंड इस तरीके से बोलना पड़ेगा जिससे वो समझ सके। ऐसा नहीं है कि कोई इंसान अगर तेलुगु है, जिसको तेलुगु आती है, आप हिंदी में बोल रहे हो कि हम आपको इसलिए गिरफ्तार कर रहे हैं, तब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ऐसा नहीं करना है। अगर किसी को गिरफ्तार कर रहे हो तो उस इंसान को जो भी भाषा आती है उसको उसी भाषा में आपको समझाना पड़ेगा, रिटन ग्राउंड में बताना पड़ेगा कि भैया दिस इज द रीजन व्हाई वी आर अरेस्टिंग यू। और ये चीज वही चीज लिखी गई यहाँ पे कि दिस मस्ट बी विद इन अ रीजनेबल टाइम, ये विद इन 2 आवर्स आपको बताना पड़ेगा। मतलब जब मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना है उसके 2 घंटे पहले ही आपको बता देना होगा। अगर आप सिंपली वर्बली बोल रहे हो, जैसे पुलिस वाला है भैया एक काम करो चलो आप हमारे साथ गिरफ्तार कर रहे हैं, वर्बली बता रहे हो, लैंग्वेज ऐसी बोल रहे हो जो कि इंसान को समझ में ही नहीं आ रही है, वो आर्टिकल 22(1) वायलेट करता है। और आर्टिकल 22 क्या है, फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट का वायलेशन होगा। तो एज पर आर्टिकल 32 और 226 यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट एज पर 32 और 226 आपका हाई कोर्ट इंटरवेंशन कर सकता है, ठीक है। अब यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस क्या दी गई है, वही सेम चीज बताया। 22(1) जो है वो गारंटी करता है कि भैया हर एक अरेस्टेड पर्सन को इन्फॉर्म करना होगा जैसे ही उसको गिरफ्तार किया जाता है, किस ग्राउंड पे गिरफ्तार किया गया है। अगर वॉयलेट करोगे तो कहीं ना कहीं वो जो अरेस्ट है वो इलीगल हो जाएगी और इस इंसान को इमीडिएटली रिलीज करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये चीज, इसका सिग्निफिकेंस देखा जाए तो ड्यू प्रोसेस और इंडिविजुअल राइट को स्ट्रेंथन करता है। जितने भी ऑफेंसेस और लॉज होते हैं उस पे अप्लाई होता है विदाउट एनी एक्सेप्शन। मतलब आप किसी को भी गिरफ्तार कर रहे हो, अगर उस भाषा में बोल रहे हो, जैसे बोलते हैं ना कि एक इंसान आपके सामने है, उसे हिंदी आती है, उसके सामने आप जाकर के बोलते हैं ना अरेबिक भाषा बोल रहे हो, उसके सामने आप जाकर के बोलते हैं पोर्चुगीज बोल रहे हो, उसको क्या समझ में आएगा, नहीं समझ में आएगा। तो ये हर एक पे अप्लाई होगी, आपको सही तरीके से बताना पड़ेगा, तभी वो इंसान की लिबर्टी कहीं ना कहीं काउंट होगी, नहीं तो आप उसकी लिबर्टी वॉयलेट कर रहे हो और उससे क्या होगा, फंडामेंटल राइट का वॉयलेशन होगा। आई होप आपको इस आर्टिकल से मदद मिली होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।